जय हिंद साहब, स्वागत है आज की कक्षा में आप सबका। ऑनलाइन क्लास वाला किस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप अपने घरों पर सकुशल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, ऐसी कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। आरंभ करते हैं। अभी रीट को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं। शिक्षा मंत्री जी ने परीक्षा तिथि की घोषणा भी 2-3 दफा कर दी है, तो विद्यार्थियों के मन में भी कई प्रकार की भाव आ रहे हैं। एक ऊहापोह की स्थिति की परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो इन तमाम स्थितियों के मध्य में अपने प्रिय विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि परीक्षा भले तय समय पर हो या न हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें तैयार रहना होगा, हमें रणक्षेत्र में पूरी तरह से सन्नद्ध रहना होगा। सामने वाला बाण चलाए या ना चलाए, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। हमें अपने तीरों को सान पे घिस करके पैना रखना ही होगा, विष में बुझा करके तैयार रखना ही होगा। क्योंकि युद्ध की दुंदुम्भी बजने के बाद, युद्ध के नगाड़े बजने के बाद यदि आप तैयारी करने जाएंगे तो पिछड़ जाएंगे। और एक ओर से ऐसी परिस्थिति हम कहें तो नगाड़े भी बज चुके हैं। और मान लीजिए परीक्षा की तिथि आगे जाती भी है तो भी कोई चिंता का विषय नहीं। वो वक्त पुनः आपको आगे बढ़ने के लिए ही मिलेगा, तैयारी को वापस मजबूत करने के लिए ही मिलेगा। और अभी तो शिक्षा मंत्री जी ने 2-3 बार कहा है, तो हमें ध्यानपूर्वक इस बात को समझना भी होगा। और इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान, इस संकट के दौरान, जब हम एक अदृश्यमान शत्रु से युद्ध कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप सबका कक्षाओं में आना संभव नहीं हो पा रहा, तो ये तकनीकी युग है, 21वीं सदी, और इस तकनीक का एक अनुपम प्रयोग, हालांकि कई जगह ये प्रयोग पहली बार अपनाया जा रहा है, लेकिन बुडानिया IS संस्था में जिसका ही प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन क्लास वाला, उसमें तो पिछले 5 वर्षों से इसी प्लेटफॉर्म का प्रयोग भी किया जा रहा है। तो यहाँ के अध्यापक, यहाँ की पूरी टीम इस सब की अभ्यस्त है, तो अपेक्षाकृत वो बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे और कर भी रहे हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप लोग अपने घरों पर बैठ करके एक सामान्य सी दर पर बहुत कम खर्च करते हुए ये सब चीजें प्राप्त कर पाओगे। मैं तो इस तकनीक को ही साधु साधु कहना चाहूंगा, साधु साधु, ठीक है। क्योंकि सीकर में आकर के आप पढ़ते हो, बड़ा भारी खर्चा लगता है, मकान किराया वगैरह सब चीजें, भोजन के साथ समझौता करना पड़ता है। आप घर बैठ करके पढ़ेंगे, अपने कक्ष में सुरक्षित रह करके पढ़ेंगे, और वही लाइव वाली सी अनुभूति, ठीक है, वही अपन मस्ती करते हुए पढ़ेंगे। आप चिंता न करें, ठीक है। आपको हम कहीं भी ऐसा अनुभूत न होने देंगे कि आप हमसे दूर हैं। हम मजबूर हैं लेकिन हम दूर नहीं हैं, ये हमारा वादा है। इसी के साथ अपन आज आरंभ करते हैं। रीट परीक्षा के हिंदी विषय के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, परीक्षा के अंदर हिंदी की भूमिका 30 अंक की रहेगी, ये सब आपको मालूम है। कक्षा आरंभ करने से पूर्व हल्का सा पाठ्यक्रम के बारे में हम डिस्कशन कर लें तो वो उचित रहेगा। 30 अंक भार है अपना, जिसमें 15 नंबर का शिक्षण विधियों वाला रहता, 6 इकाई है, 5-5 अंक की 6 इकाई है, जिसमें 3 इकाई शिक्षण विधि, भाषा कौशल, उपलब्धि परीक्षण, समग्र सतत मूल्यांकन आदि इन सब में है। और 3 इकाइयों के अंदर व्याकरण और शब्दकोश, कुछ याद करने वाली चीजें हैं। तो किसी भी विषय में प्रवेश करने से पूर्व एक रणनीति बना लेनी होगी। कहीं भी अपने को फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप वहां पढ़ रहे हैं तो अपन एक ऐसे जल्दबाजी में काम कर लें। उसी तरह कक्षा में जैसे सने सने अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक एक एक चीज को क्लियर करते हुए, उसी ढंग से अपन आगे बढ़ेंगे। तो हल्का सा पाठ्यक्रम का पन्ना मेरे हाथ में है। टेक्निकल टीम को कहना चाहूंगा विजुअलाइजर पे करें, और बहुत सन्नद्ध टेक्निकल टीम, तुरंत इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नए तरीके से अपन कक्षा लेते हैं, समझते हैं। देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको आसानी से ये दिख जाए। देखो, आप चिंता न करें, एक अद्भुत तकनीक का प्रयोग करते हुए अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपकी कक्षा की जो तकनीक होती है, वहां जब आप बहुत बड़ी भीड़ में बैठे रहते हैं तो आपके मन में एक डर रहता है कि सर दिखाई नहीं देता, तो बहुत सुंदर ढंग से अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये पाठ्यक्रम मेरे सामने है, और भाषा फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों का है, सेम ही है। और यदि हिंदी आप भाषा सेकंड लेते हो तो ऊपर वाला 5 अंक का जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा सा बदल जाता है। लेकिन ज्यादातर क्या, अधिकांशतः लोग हिंदी
फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर ही लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला बिंदु है शब्द ज्ञान। देखिएगा, शब्द ज्ञान में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, शब्द का अर्थ भी पूछ सकता है। तो यह एक ऐसा टॉपिक है, टॉपिक क्या, पढ़ाने वाली तो इसमें डायरेक्टली कोई कंसेप्ट तो नहीं होता, लेकिन ये दो जो शब्द लिख दिए इसने प्रारंभिक तौर पे, ये अपेक्षा करते हैं कि आपको उस भाषा का विशद ज्ञान होना चाहिए, गहरा ज्ञान होना चाहिए। कई बार विद्यार्थी कहते हैं ना कि सर ये परीक्षा में आया, ये पाठ्यक्रम में नहीं लिखा हुआ था, वो यहां से आता शब्द ज्ञान। यहां से किसी भी शब्द का अर्थ भी पूछ लिया, गद्यांश या पद्यांश में कोई अर्थ पूछ लिया, अब यदि हमें उस भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम वो अर्थ नहीं बता पाएंगे, वो उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे है तत्सम तद्भव देशी विदेशी। तो शब्द ज्ञान में क्या आ गए, शब्द का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण भी आ जाएगा। ठीक है, जिसमें तत्सम तद्भव देशी विदेशी संकर आ गए, प्रयोग के आधार या रचना के आधार पर रूढ़ आ गए, यौगिक आ गए, योग रूढ़ आ गए, और रूप परिवर्तन के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो शब्द ज्ञान में वो सब चीजें शामिल हो गई कहीं ना कहीं, लेकिन तत्सम तद्भव देशी विदेशी को तो इन्होंने अलग से नोटिफाई भी किया है। आगे पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, ये तीनों की तीनों चीजें आपको याद करनी है। ये आपको अपने स्तर पे आज ही से आरंभ करनी है, किसी कक्षा की प्रतीक्षा नहीं करनी है। तत्सम तद्भव की कुछ ट्रिक्स होगी, वो अपन बैच के अंत में हमेशा की तरह देंगे। ठीक है, तत्सम तद्भव देशी विदेशी भी कहीं ना कहीं याद करने का विषय है, जो कुछ ट्रिक्स होंगे वो अपन दे देंगे, लेकिन पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी वो आज ही से याद करना आरंभ कर देना है, अब ही से आरंभ करना है। और अब प्रतिदिन 5-5 से पार नहीं पड़ेगी, प्रतिदिन 20 या 25 आपको याद करने होंगे। इसके लिए आपको किसी संस्थान और किसी शिक्षक पर निर्भर नहीं होगा, इसके लिए आपको यूट्यूब सर्च नहीं करनी है कि उसकी ट्रिक्स मिल जाए, ये आपको मेहनत का कहीं कोई विकल्प नहीं होता है। छोटे रास्तों की चाह के अंदर आप मंजिल से भटक सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो शुरुआत का 5 अंक की पहली इकाई है, उसमें ज्यादातर चीजें आपको अपने स्तर पे तैयार करनी है, ये ध्यान रखिए। और ये शिक्षक का दायित्व होता है कि पहली ही कक्षा में सब कुछ स्पष्ट कर दें। हैं, विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़ी धोखा क्या होता है कि उनको पहले दिन सब्जबाग दिखाए जाते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम ये करवा। अरे भाई, पर्यायवाची तो आप ही को याद करने हैं, विलोम शब्द तो आप ही को याद करने हैं, एकार्थी तो आप ही को याद करने हैं, रिक्शा शब्द जापानी भाषा का ये तो आपको याद करना, बम डच भाषा का ये तो आपको रटना है। ठीक है, और विद्यार्थी कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है उसको तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा में चीजें नहीं आती तो उनकी चिंता रहती है कि सर ये नहीं आया, ये नहीं पढ़ाया था, हम चूक गए। वो चूक इसलिए होती है कि सत्य का दर्शन नहीं कर पाते अपन। आगे देखो, आगे है उपसर्ग प्रत्यय, जो हम आपको पढ़ाएंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको मैं दूसरे मार्कर से मार्क कर देता। उपसर्ग प्रत्यय मैं आपको पढ़ाऊंगा, संधि समास भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके लिए मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर तैयारी करें, इसके लिए हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, फिर जो जितना अधिक कर पाता है वो उसकी जीत होगी। ठीक है, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, फिर इसने वही बात कह दी जो शब्द ज्ञान के अंदर मैंने कही थी कि कोई गद्यांश दिया, गद्यांश में से एक शब्द, ये बात मैं जोर देकर के क्यों कह रहा हूं, हम कुछ फिक्स टॉपिक्स में बंधे हुए चलते हैं और फिर ऐसे प्रश्न नहीं कर पाते हैं, और जो प्रश्न लोगों ने गलत किया यदि वो आप सही करते हैं तब जाके आप एग्जाम में आगे हो पाते हैं। ठीक है, तो यह अपेक्षा करता है, ये वक्तव्य आपसे अपेक्षा करता है कि आपको भाषा की जानकारी हो। अर्थ स्पष्ट करना, तो अर्थ स्पष्ट कब होगा, जब आपका शब्दकोश विस्तृत होगा, जब शब्दकोश पे आपकी पकड़ अच्छी होगी, तब जाकर के होगा। वचन काल, इसके भी कुछ तथ्य होते हैं, रटने वाले होते हैं, फिर भी अपन कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। लिंग की भी कक्षा में चर्चा करेंगे, काल को हम समझाएंगे। फिर दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना, ये आ ही गया, वचन काल लिंग में ये सब चीजें आ जाएंगे। फिर 5, देखो ये जो 5 नंबर की इकाई है दूसरी वाली, इसमें पढ़ाने वाली चीज यदि मैं कहूं तो केवल एक काल है। काल के भेद और उसका एक हल्का सा अंडरस्टैंडिंग हम विद्यार्थियों को देते हैं। बाकी किस शब्द में कौन सा लिंग है, किस शब्द में कौन सा वचन है, हालांकि पहली कक्षा में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये आपको करना है, लेकिन जी मैं कहूंगा, क्योंकि सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य तो मीठा होता है। ठीक है, तो ये आपको अपने स्तर पे तैयार करना होता है। वाक्य रचना, ये जो पूरा का पूरा 5 नंबर की इकाई है, इसके अंदर ज्यादातर चीजें हमें आपको पढ़ानी है। पूरा का पूरा वाक्य विचार आ गया। एक पदबंध का जो नया टॉपिक जुड़ा है पिछले कई वर्षों से, जिसमें हिंदी में अभी तक बहुत ज्यादा शोध कार्य भी नहीं हुआ है, ये आ गया। मुहावरे, लोकोक्ति आपको अपने स्तर पे याद करनी है, और ये पूरा का पूरा हम आपको पढ़ाएंगे, नीचे वाला। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको पढ़नी है। क्या
एक तो ये तत्सम तद्भव, ये आप भले लिख ही लीजिए मेरे साथ साथ ही, देशज विदेशी, ये चीजें आपको अपने स्तर पे तैयार करनी है। पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, ये भी आपको अपने स्तर पे तैयार करनी है। याद करने वाली चीजें बता रहा हूं, लोकोक्ति, मुहावरे, ठीक है। और यदि आप, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा ये, फिर भी वचन और लिंग के जो तथ्य हैं वो आप याद कर सकते हैं, तो पहले बहुत अच्छा होगा, ताकि समझने में आपको समय दिक्कत ना आए। इतनी चीजें, ऊपर वाली 3 इकाई 15 अंक की है, 15 अंक में से इतनी चीजें विद्यार्थी को अपने स्तर पर तैयार करनी होती है। और यदि शिक्षक उनको पहले दिन ये स्पष्ट नहीं करे तो कहीं ना कहीं वो अपराध होता है। इस अपराध से मैं मुक्त रहना चाहूंगा। ये चीजें आपको अपने स्तर पे तैयार करनी है। इसके लिए आज ही से आप अपनी रणनीति बनाइए, प्रतिदिन की 20-20, 25-25 जैसे भी आपको उचित लगे, क्योंकि कवर करना है। क्योंकि ये जो शब्द आ रहा है ना, शब्द ज्ञान और अर्थ स्पष्ट करना, वो कहीं ना कहीं इसी शब्दकोश पे निर्भर करता है। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है। तो 15 में से ये चीजें यदि 6 से 7 नंबर की भी है, 15 नंबर में से ये चीजें 6 से 7 नंबर की भी है, तो ये बहुत बड़ा मैटर हो गया और ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो गया। समझिए आप इस बात को। महत्वपूर्ण कैसे हो गया, समझिए आप इस बात को। कैसे? मान लीजिए आपकी परीक्षा के अंदर 15 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। मैं जो रणनीति हमेशा बताया करता हूं वो समझाऊंगा। 15 लाख विद्यार्थी शामिल हुए, पहली कक्षा है तो हल्का सा रूबरू हो ले, पढ़ने का तरीका क्या रहना चाहिए उस पर चर्चा कर लें। 15 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं, तो उनमें से 2 लाख विद्यार्थी तो एकदम क्रीम होते हैं, जो पूरी तरह से उस परीक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं। हालांकि 13 लाख विद्यार्थी तो सरकार का राजकोष बढ़े, उसके लिए उनका रेवेन्यू इकट्ठा हो, फॉर्म की फीस इकट्ठी हो, कोचिंग वालों की कोचिंग चले, उसके लिए बेचारे ये तो मेहनत नहीं करते, ये तो केवल पैसा देने वाले लोग हैं। ठीक है। लेकिन ये 2 लाख, पूरे राजस्थान में 2 लाख विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से सन्नद्ध बैठे, कटिबद्ध बैठे, तैयार बैठे, वाली परीक्षा आज ही क्यों ना हो। अब इन 2 लाख में से भी 1 लाख नौसिखिए हैं या 1 लाख अधीर मानसिकता के लोग हैं। मैं बहुत मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण कर रहा हूं। 1 लाख विद्यार्थी तो एकदम अधीर मानसिकता के होंगे। ये अधीर मैं किस संदर्भ में कह रहा हूं, ये परीक्षा के परिणाम के बहुत ज्यादा परिणामापेक्षी होते हैं, परिणाम के प्रति गहरे अपेक्षा का भाव रखते हैं। इससे परीक्षा आते आते ये तनाव का शिकार हो जाएंगे। ठीक है। परीक्षा आते आते ये तनाव का शिकार हो जाए, और ये तनाव इनको अब आना भी चालू हो गया होगा निश्चित तौर पर। तो कितने बचे? 1 लाख विद्यार्थी। 1 लाख विद्यार्थी तो पूरी तरह से क्रीम है। पूरे राजस्थान के कस्बों में 5-5, 10-10 भी बांटे तो इतने तो मिल जाएंगे। ठीक है। ये वो विद्यार्थी जो अपने इंस्टीट्यूट के हमेशा टॉप रहते हैं। ठीक है। अब सुनिएगा, ये मैं गणित क्यों बता रहा हूं। इन 1 लाख विद्यार्थी जो क्रीम है, इनकी संधि गलत होगी? असंभव। इनका समास गलत होगा? असंभव। उपसर्ग प्रत्यय गलत होंगे? संभव ही नहीं। मतलब जो चीजें कंसेप्चुअल हैं, सैद्धांतिक चीजें हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि यदि वो गलत होने वाली होती तो हम इनको क्रीम में कभी गणना नहीं करते। ठीक है। तो फिर आपकी जो भीड़ की छटनी होगी, क्योंकि सीटें तो 31,000 की चर्चा चल रही है। ठीक है। वो छटनी होगी, वो किस आधार पर होगी? वो तो इन याद करने वाली चीजों के आधार पर ही होगी, क्योंकि इनका कोई दायरा नहीं होता। संधि 3 ही होनी है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन पर्यायवाची व्यक्ति ने 1500 याद किए और प्रश्न उनमें से नहीं आया तो हो गया त्रिकिटधा। समझे आप इस बात को? इसलिए इनका बड़ा महत्व है। जो अब सोचिए, जो प्रश्न 14,69,000 विद्यार्थियों का गलत होगा और आपका सही होगा, तब जाकर के 31,000 में लास्ट वाली सीट मिलेगी। मोटी मोटी गणना करते अपन, ये है। तो वो गलती की गुंजाइश कहां होगी? जो याद करने वाली चीजें हैं, क्योंकि उनका दायरा नहीं है, वो तय नहीं है पूर्णतः कि भाई ये इतनी हो। संज्ञा के 3 ही भेद रहने तो 3 ही होने हैं। 2 अक्षर आएंगे तो उनको जातिवाचक में शामिल कर देंगे, वो कंसेप्ट है। लेकिन पर्यायवाची याद करने, विलोम याद करने, एकार्थी याद करने, शब्द ज्ञान, तत्सम तद्भव, देशी विदेशी याद करने, और मैंने देखा है विद्यार्थी हमेशा यहीं पिछड़ते हैं। ठीक है। तो ये हमें हल्का सा इसका ध्यान रखना है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, समझिएगा इस बात को।
एकदम दत्तचित्त भाव से, तन्मय भाव से आपको सुनना है। आप एकदम अनुभव कीजिए कि मैं आपके समक्ष ही खड़ा हूं, समक्ष खड़ा हूं और आपसे वार्ता कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। बात करी शिक्षण विधियों की, इस पे भी लोग थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, जबकि ये कितने अंक का मामला है? 15 अंक का। और मैं केवल हिंदी विषय के संदर्भ में नहीं कह रहा, संस्कृत में भी है, अंग्रेजी में भी है, एसएसटी वालों के भी है, साइंस वालों के भी है। अब मान लीजिए कोई मैथ्स का विद्यार्थी है तो वो पूरे मनोयोग से 15 अंक की मैथ्स तो पढ़ लेता, फिर भी उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो यहां ध्यान ही नहीं देता और चूक जाता है। और ये शिक्षण विधियां एक तरह मनोविज्ञान का विषय है, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है। शिक्षण विधियां पाठ्यक्रम में क्यों शामिल की गई है? शिक्षक के मानसिक स्तर की जांच परख के लिए शामिल की गई है कि जो शिक्षक बनने जा रहा है उसका चिंतन कैसा है, उसके चिंतन के परीक्षण के लिए शिक्षण विधियां शामिल की गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें कैसे पढ़ना है? विचारवान होकर के पढ़ना है। हमें स्पून फीडिंग टीचिंग होती है, चमची से दूध पिलाने वाला, जैसे बच्चे को पिलाया जाता है ना, वैसे उस ढंग से नहीं पढ़ना, वरना यहां आप पिछड़ जाओगे। ठीक है, तो इसके अपन कक्षाएं लेंगे, समझेंगे, चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, आप सबका कल्याण हो, स्वस्ति भवेत। माँ श्री गजानंद जी को प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए अपन विषय में प्रवेश करते हैं, माँ से आज्ञा चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सबका पुनः कल्याण हो। ठीक है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारक्ष्वरिष्ट नेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ऋग्वेद के कल्याणकारी मंत्र का जाप करते हुए शिष्यभ्यः स्वस्ति भवेत्, ऐसी मनः कामना रखते हुए मैं विषय में प्रवेश करता हूं, मां को प्रणाम करते हुए। हिंदी, ठीक है, हिंदी। हिंदी देखो क्या है, कॉमन सी चर्चाएं करेंगे। पहले नंबर पे जो टॉपिक आता है उसका नाम होता वर्ण विचार। अब देखना, पूरे पाठ्यक्रम में वर्ण विचार का कहीं भी नाम भी नहीं था। था क्या? नहीं था। इसलिए वर्ण विचार को हम केवल कितना पढ़ेंगे? इसकी सामान्य जानकारी लेंगे, केवल सामान्य जानकारी। वो सामान्य जानकारी क्यों चाहिए? भाषा पढ़ रहे हैं तो उस भाषा के वर्णों का ज्ञान होना हमें जरूरी है। दूसरी बात, संधि का टॉपिक हमें हल करना है। इसलिए ये बात मैं जोर देके इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से विद्यार्थी बाजार में आने वाली कई गाइड पढ़ते रहते हैं, गाइड वाले मैटर बढ़ाने के लिए इसको पूरा छाप देते हैं, कई टीचर्स अपनी कक्षाएं बढ़ाने के लिए इसको पूरा पढ़ा देते हैं, जो भी कारण रहा हो। ठीक है, मैंने फेस किया है इन प्रॉब्लम्स को, इसलिए कह रहा हूं। फिर विद्यार्थी कहेंगे गुरुजी हमारे वाले उन गुरुजी ने तो ये भी लिखवाया था, वो भी लिखवाया था, आपने क्यों नहीं लिखवाया? इसलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं, पाठ्यक्रम में ये टॉपिक शामिल नहीं है। पहले ये SI परीक्षा में चलता था, पटवार में भी चलता था, अब इन दोनों से भी हटा दिया गया है। ये कम से कम 7 से 8 कक्षाओं का टॉपिक और बहुत वैज्ञानिक टॉपिक है, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है और आनंद भी आता पढ़ाने का। ठीक है, लेकिन है नहीं, इसलिए हमें इसकी पूरी विशद व्याख्या नहीं करेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे, केवल इसकी सामान्य जानकारी जो आवश्यक है भाषा के लिए वही पढ़ेंगे। ये मैं स्पष्ट करता हूं। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, हिंदी। हिंदी क्या है जी? हिंदी एक भाषा है। क्या है? भाषा है। अब पहला प्रश्न उठता है, भी प्रैक्टिकल एकदम, जैसे आप कक्षा में बैठे हो वैसे के वैसे। हिंदी क्या है? एक भाषा है। ठीक है, और भाषा क्या होती है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या होती है? किसे कहते हैं भाषा? बताइए जरा, सोचिए, अपने मस्तिष्क में चिंतन कीजिए, अपने मस्तिष्क में चिंतन कीजिए कि भाषा क्या होती है। तो आप तुरंत एक उत्तर देंगे कि विचार विनिमय का माध्यम भाषा होती है। मीडियम इज कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। आप तुरंत ऐसा सोचेंगे, ठीक है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा डीप उतरना है। जैसे अभी 20-30 मिनट से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक, ठीक है, तो आपने मान लीजिए मेरे प्रति भी अपने मन में कोई ना कोई छवि तो बना ली होगी, लेकिन क्या भाषा के अस्तित्व के बिना आपके मस्तिष्क में, आपके मन में उस छवि का जन्म लेना संभव है? जी नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि केवल बोलने का माध्यम ही भाषा नहीं होता, सोचने का माध्यम भी क्या होता है? भाषा होता है। हमारे मन मस्तिष्क में विचारों का जो जन्म होता है
वो भाषा के बिना संभव नहीं है। प्लेटो ने एक परिभाषा दी थी क्या, कि विचार आत्मा की मूक या ध्वन्यात्मक बातचीत है। विचार भी तो हमारे भीतर जब पैदा होता है तो भाषा की शक्ल में ही तो पैदा होता है, शब्दों में बंद कर। जैसे मैं खड़ा खड़ा भी ये सोच रहा हूं कि मुझे कक्षा लेते हुए 25 मिनट हो गए हैं, मुझे 25 मिनट और पढ़ाना है, ये मैंने मान लीजिए आपको कहानी मन में सोचा, तो ये विचार आया तो शब्दों का परिधान उड़कर ही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम मस्तिष्क में जो कछु सोचत हैं और मुख से जो कछु बोलत हैं, उसके माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। सामान्य सी जानकारियां, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द, बताइए किस भाषा का शब्द है। तो विद्यार्थी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राथमिक उत्तर न पढ़ा हुआ विद्यार्थी संस्कृत देगा कि हिंदी शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसको ज्यादातर लोग संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत भाषा का शब्द है। क्योंकि सभी भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृत है, इसलिए विद्यार्थी सोचते हैं संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन बिना पढ़े ये उत्तर गलत हो जाता है। हिंदी शब्द साहब फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ये फारसी का कैसे हुआ शब्द है, जरा समझते हैं। ठीक है, टेक्निकल टीम, फारसी भाषा का शब्द है। देखो, हमारी पहली सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे माना गया, सिंधु। विश्व की पहली नगरीय सभ्यताओं में से एक, सभ्यताओं की सिंधु। अब ये जो फारसी लोग थे वो सह का उच्चारण है किया करते थे, तो सिंधु से क्या बना, हिंदू, और कालांतर में उच्चारण होते होते ये क्या हो गया, हिंदू। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये हिंदू शब्द प्रारंभिक तौर पे किसी धर्म का द्योतक नहीं था, धर्म का पर्याय नहीं था। हिंदू शब्द शुरुआती चरण में भारत के निवासियों को कहा जाता था, क्योंकि दूसरा कोई था ही नहीं। लेकिन मध्यकाल में जब मुस्लिम आए तो मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान कहा, और उन्होंने ये शब्द जो है भारत के धर्म के अर्थ में ग्रहण किया। ठीक है, तो दिक्कत आई कि भारत के निवासियों को क्या कहा जाए, तो भारत के निवासियों को क्या कहा गया, हिंदी। हिंदी है, हम हिंदुस्तान वतन हमारा, हम कौन, भारतवासी, भारतवासियों को हिंदी कहा गया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे यही शब्द भाषा के अर्थ में प्रयोग में आने लगा। जफरनामा नामक एक पुस्तक थी जिसमें यह शब्द प्रारंभिक तौर पे सबसे पहले भाषा के अर्थ में प्रयोग आया, और आज ये विश्व की श्रेष्ठ जो भाषाएं हैं उनमें शिखर पर शामिल भाषाओं में, विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाओं में हिंदी शामिल है। ठीक है, तो सह का उच्चारण है फारसी लोगों ने किया था, तो हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द हुआ, फारसी भाषा का शब्द हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, और आप चिंता न करें, मैं सब चीजें लिपिबद्ध करवाऊंगा, लिखवाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप केवल समझते रहिए। अब बात करते हैं अपन भाषा की इकाई की। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, सूक्ष्मतम इकाई क्या है। तो देखो, भाषा के हमेशा 2 पक्ष होते हैं, एक भाषा का लिखित पक्ष होता है, एक भाषा का मौखिक पक्ष होता है। तो यदि हम बात करें कि भाषा के मौखिक पक्ष की, तो ध्वनि सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मान लीजिए मैं अभी बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप मेरी किन चीजों की पहचान कर रहे हैं, ध्वनि की पहचान करके ही तो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग ध्वनियों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसके माध्यम से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरे, मान लीजिए आपका और मेरा भी संवाद हो रहा है, मैं आपके सामने मेरे विचारों का अभिव्यक्तिकरण कर रहा हूं, उसके कितने पक्ष हैं, 2 पक्ष। आप एक तो मैं जो बोल रहा हूं उसे सुन रहे हो, एक मैं जो लिख रहा हूं उसे पढ़ रहे हो। तो जब मैं बोल रहा हूं तो आप क्या सुन रहे हो, ध्वनि, सबसे छोटी जो इकाई है, और जब मैं लिख रहा हूं तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, वर्ण। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाषा की सूक्ष्मतम मौखिक इकाई ध्वनि है, लिखित इकाई वर्ण है। मैं ये भी कह सकता हूं ध्वनि का ही लिखित रूप वर्ण है, और वर्ण का ही मौखिक रूप क्या है, ध्वनि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है, 52 है। लेकिन मूल वर्ण कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। कितनी होती है, 44। ठीक है, लेकिन अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी जो पुस्तक निकाली उसमें कितने दे रखे हैं, 46 दे रखे हैं। आरपीएससी ने ऐसा ही परीक्षा में 2010 में यही प्रश्न पूछा था, तो कितने स्वीकार किए थे, 44। फिर अपने को मतिभ्रम की जरूरत नहीं है कि डायरेक्टली ये टॉपिक शामिल है ही नहीं। लेकिन ये 44 और 46 वाला खेल है क्या, इसको मैं आगे समझाता हूं। देखिएगा, वर्ण, देखो, वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पे अपन बात करें तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन।
मुख्यतः यदि बात करें तो स्वर तो होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं 33, तो कुल कितने हो गए 44 मूल वर्ण। लेकिन ये तो मुख्यतः विभेदीकरण है। जब 46 की बात होती है तो वो क्यों होती है, उसका कारण क्या है? इसका एक तीसरा प्रकार और चलता, अयोगवाही। कौन सा प्रकार चलता? अयोगवाही, जिनकी संख्या कितनी होती है 2। ये कौन कौन से होते? एक तो होता अनुस्वार, कौन होता? अनुस्वार, और एक होता विसर्ग। एक तो अनुस्वार और एक कौन होता है? विसर्ग। तो यदि इन दो को भी शामिल कर लें तो ये संख्या कितनी होती है 46। मैंने अलग अलग कलर में बता दी। मूलतः संख्या 44, अयोगवाही को शामिल कर ले तो 46। अब इनमें 4 संयुक्त व्यंजन जुड़ जाते हैं, उत्क्षिप्त जुड़ जाते हैं और ये 52 हो जाते हैं। ठीक है, वो चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है, अब ये अयोगवाही क्या है? ये नया सा ही नाम कहां से आया? इनको अयोगवाही क्यों कहते हैं? इसका कारण है, देखो योग का अर्थ होता जुड़ना। योग शब्द का अर्थ क्या होता? जुड़ना। अयोग मानी जो ना जुड़े, अयोग मानी जो ना जुड़े, वाही वजन ढोने वाला। क्या मैंने ये बात क्यों कही, इसकी व्याख्या करता हूं, समझिएगा। मैंने ये कै लिखा, इस कै का मैंने वर्ण विच्छेद किया तो कै में कौन मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। कै में कौन मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। मतलब व्यंजन का उच्चारण स्वर की मिलावट से ही संभव है। अपन ऐसा कह सकते हैं कि स्वर जब सहायता करे तभी व्यंजन को बोला जा सकता है, ये हमने कहा। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, बहुत छोटी बात कह रहा हूं, शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, अयोगवाही शब्द की व्याख्या कर रहा हूं कि व्यंजन को स्वर पीछे से सपोर्ट करता है, व्यंजन को स्वर पीछे से सपोर्ट करता है। लेकिन मान लीजिए मैंने लिखा कह, समझना, कह को कैसे तोड़ूं? कै प्लस ए प्लस विसर्ग। तो ये विसर्ग जो है ये स्वर के भी पीछे आया है। अब समझिएगा बात, अयोगवाही इनको क्यों कहते हैं, इतनी बात समझ में आई। अब मैं इस शब्द की व्याख्या करता हूं। मैंने कहा था ना, योग मानी जुड़ना, अयोग मानी जो ना जुड़े। ना जुड़ने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है। कैसे? क्योंकि स्वर तो अकेला आ सकता है, ये अकेले नहीं आ सकते। क्या कभी किसी अनुस्वार और विसर्ग को अकेले आते देखा आपने? कभी नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये स्वर तो नहीं है। ठीक है, व्यंजन क्यों नहीं है? क्योंकि व्यंजन को तो स्वर पीछे से सपोर्ट करता है। देखिएगा इधर, व्यंजन को तो स्वर पीछे से सपोर्ट करता है। ये तो स्वर के भी पीछे आए हैं, अकेले आ नहीं सकते, स्वर के सवारी करके आएंगे बेचारे। स्वर को इनका वाही वजन ढोना ही पड़ेगा। ठीक है, और व्यंजन है नहीं, क्योंकि व्यंजन के तो स्वर पीछे आता है, ये तो स्वर के भी पीछे आते हैं। इसका मतलब ये ना स्वर है ना व्यंजन है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाही। इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनकी नेचर कैसी होती है, समझिएगा। इनकी नेचर गति अवरोधक जैसी होती है, जिसको आंग्ल भाषा में ज्यादा समझेंगे आप, स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर जैसी गति होती है। स्पीड ब्रेकर क्या करता है, समझिए, आप बात को समझिएगा। इधर देखिएगा, ये ब्रेकर बना है साहब, आप गाड़ी लेकर के आ रहे हैं 80 की स्पीड में साहब, भी प्रैक्टिकल। आपको यहां गियर डाउन करना पड़ेगा, जैसे ब्रेकर दिखा आपको, ब्रेक लगाना पड़ेगा, और ब्रेक लगा करके गियर डाउन करके आप इस ब्रेकर को कूदोगे, पार करोगे। उसके बाद एक्सीलेटर दबा करके आपको वापस गियर डालना पड़ेगा, आप आगे बढ़ोगे। ब्रेकर ने क्या किया? ब्रेकर ने आपकी गाड़ी की जो गति थी उसको कुंद कर दिया, मंद कर दिया, मध्यम कर दिया, विराम दे दिया, विश्राम दे दिया, यति दे दी, रोक दिया, ठहराव दे दिया हल्का सा। ठीक है, वैसे ही ये दोनों करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे मैंने लिखा राम गच्छति, मैंने क्या लिखा? राम गच्छति। आप पढ़ो, आप जहां भी सुन रहे हैं अपने कक्ष में बोलो, एक बार ध्वनि आनी चाहिए, बोलो राम गच्छति, फिर बोलो राम गच्छति। बोला। अब मैं यहां एक विसर्ग का प्रयोग कर देता हूं। अब बोलो राम है गच्छति, बिना विसर्ग के, राम गच्छति राम गच्छति राम गच्छति राम गच्छति, राम है गच्छति। तो इस विसर्ग ने क्या किया? इसने आपका जो भाषा का प्रवाह था उस प्रवाह को रोक दिया। उस प्रवाह को क्या कर दिया? रोक दिया। जैसे आपकी गाड़ी की गति को ब्रेकर ने रोका था, उसी प्रकार विसर्ग ने आपके भाषा के प्रवाह को मंद कर दिया, रोक दिया, ठहराव दे दिया। दूसरी एक माइनर चीज और बताऊं, ब्रेकर जैसे ही आप कूदे थे आपको एक्सीलेटर लगाना पड़ा था,
और बाद में गिर डाल करके आगे बढ़े थे। वैसा यहां भी होता। कैसे? राम गच्छति राम गच्छति राम गच्छति रामः गच्छति, विसर्ग का प्रयोग करने से गै पे हल्का सा जोर देना पड़ा, वो एक्सीलेटर दबाने वाली स्थिति। जोर देना मतलब हल्का सा, व्याकरण की भाषा में कहूं तो बलाघात करना पड़ा, बल का आघात करना पड़ा, व्याकरण में इसको बलाघात कहेंगे। समझ में आई आपको ये बात? ठीक है, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? गति अवरोधक जैसी होती है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो, आगे बढ़ने से पहले हल्का सा लिख लें, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले हल्का सा लिख लें, फिर जो समय बचेगा उसके अनुसार अपन लिखेंगे। तो आप सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डाली हिंदी। लिखने का भी श्री गणेश करते हैं। हेडिंग डालिए हिंदी। आराम आराम से एकदम वही फील करना है जैसे कक्षा में बैठे हो, और करना क्या है? वही होगा है? हम लगातार आपसे कम्युनिकेट करते रहेंगे, आपको वार्ता करते रहेंगे, ठीक है? वही लिखने का समय देंगे, उसी ढंग से लिखवाएंगे, हाँ? और प्रश्न भी करते रहेंगे हम आपसे समय समय पर। टेस्ट के माध्यम से तो करेंगे ही करेंगे, कक्षा में भी पूछते रहेंगे, हाँ? क्योंकि उससे आपका आत्मावलोकन हो जाएगा। मान लीजिए 500 बच्चों की कक्षा है, तो हर विद्यार्थी को प्रश्न थोड़ी पूछा जा सकता नहीं, लेकिन एक को पूछा, बाकी ने चिंतन किया, तो उनके मन में उत्तर आया या नहीं आया। उत्तर जानने के बाद उनके मन में ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि हम उस प्रश्न का उत्तर जानते थे या नहीं। वैसे ही मैं भी प्रश्न करूंगा, 5 सेकंड 10 सेकंड रुक जाऊंगा, आप मन में उत्तर का चिंतन करना, फिर मैं उत्तर दूंगा, तो आत्मावलोकन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखिए हिंदी, हाँ लिखना आरंभ कीजिए। हिंदी एक भाषा है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, बोली की चर्चा अपन शिक्षण विधियों में करेंगे बहुत विस्तार के साथ। लिखिए, हिंदी एक भाषा है। अगली पंक्ति में लिखिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष को इन्वर्टेड में बंद करना। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। अब परिभाषा लिखिए, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। अगली पंक्ति में लिखिए, हम मस्तिष्क में जो सोचते हैं, हम मस्तिष्क में जो सोचते हैं एवं मुख से जो बोलते हैं, एकदम आराम से लिखिए, हम मस्तिष्क में जो सोचते हैं एवं मुख से जो बोलते हैं, उसके माध्यम को भाषा कहते हैं। हम मस्तिष्क में जो सोचते हैं एवं मुख से जो बोलते हैं, उसके माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हालांकि कई चर्चाएं करेंगे अपन, राजभाषा कब घोषित किया गया और वो सब चीजें अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ो। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। अगली पंक्ति में लिखो, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। अब अगली पंक्ति में लिखो, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कोष्टक में लिख लीजिए, मूल वर्ण बराबर
44 या 46। लिखिए मूल वर्ण बराबर 44 या 46। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखिए वर्ण सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वर व्यंजन अयोगवाही। स्वर व्यंजन अयोगवाही। स्वर व्यंजन की तो आगे चर्चा कर ही लेंगे। अयोगवाही के कोष्टक में 2 लिख देना और सामने अनुस्वार विसर्ग कोष्टक में इनका चिन्ह भी बना देना। अनुस्वार विसर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे समझेंगे, स्वर का टॉपिक चालू करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए स्वर किसे कहते हैं, रटना नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था क, उसको कैसे तोड़ा था, क प्लस ए में। ये व्यंजन है और ये स्वर है, ये हमें मालूम है। अब इनकी परिभाषा बनाते हैं अपन, रटते नहीं है कि भाई स्वर को बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन इस व्यंजन को बोलने के लिए तो स्वर की जरूरत पड़ रही है। तो एक परिभाषा तो यही बन गई, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती उनको तो क्या कहते हैं, स्वर। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। एक कॉमन बात तो हो गई। अब एक परिभाषा का स्तर थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं। क्या कि अपन जब भी बोलते हैं तो अपने फेफड़ों से हवा बाहर आती है। अपन जब भी बोलते हैं तो अपने फेफड़ों से हवा बाहर आती है। तो जब अपन इनका उच्चारण करते हैं, माने स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो अपने फेफड़ों से निकलने वाली हवा का जो मुख में मार्ग है, उस मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। तो परिभाषा क्या बनी, वे ध्वनियां, बोलोगे तब ध्वनि हो जाएगा ना, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख में बिना रुकावट के बाहर निकले, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर। अब व्यंजन का उच्चारण तो स्वर की मिलावट से होगा, और मैं हमेशा हंसा करता हूं जहां मिलावट होती है वहां रुकावट होती है। तो परिभाषा क्या बनी, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा रुकावट के साथ निकले, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। हवा मुख में बिना रुकावट के निकले स्वर, रुकावट के साथ निकले व्यंजन। बिना सहायता के बोले जाए वो स्वर, स्वरों की सहायता से बोले जाए वो व्यंजन। ये परिभाषा तैयार हो गई। अब बात करते हैं स्वरों की संख्या की। संख्या कितनी होती है, 11। हिंदी वर्णमाला में संख्या कितनी होती है, 11। कौन कौन से, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब कितनी संख्या होती है, 11 की संख्या होती है। अब कई जगह आपने पढ़ा होगा शुद्ध स्वर री और संख्या 10। देखो परीक्षा में 11 ही स्वीकार किए जाते हैं, तो अपने को 11 ही मानने हैं, बाकी इस पे ज्यादा अपने को बहस करनी नहीं है। फिर भी आपकी जिज्ञासा के लिए मैं बताऊंगा, बहुत से लोग री को अशुद्ध स्वर मानते हैं कि री साहब कौन सा स्वर है, अशुद्ध स्वर है। वो अशुद्ध क्यों है, उनके पीछे तर्क सुनिएगा कि री इज इक्वल टू री। री को इस तरीके से लिखा जा सकता तो भी उच्चारण में प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे, तर्क क्या दिया जाता है, जैसे ये ऋषि है, इसको अपन ऋषि ऐसे बोले तो भी उच्चारण वही आएगा जो ऐसे आएगा। तो जब ये री और री का में कोई भेद ही नहीं नजर आ रहा, तो इसको स्वर मानने की आवश्यकता कहां है, क्योंकि री को तो तोड़ सकते हैं, रे प्लस ई, तो रे तो व्यंजन है, ई दूसरा स्वर है, तो री फिर स्वतंत्र स्वर कहां से हुआ, ऐसा उनका मानना है। और ये कहीं ना कहीं उचित भी लगता है, और अपन स्वीकार कर लेते हैं कि भाई स्वरों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, वो पक्ष मैं पेश करता हूं। ये तर्क जो अमूमन इसको अशुद्ध स्वर बताने वाले लोग देते हैं, लेकिन अब दूसरा तर्क मैं देता हूं कि आपने री की जगह री को रिप्लेस किया। आइए करते हैं। ये क्या है, कृषि, क्या में री की मात्रा है। अकॉर्डिंग टू योर आर्ग्यूमेंट, आपके इस तर्क के अनुसार री और री बराबर है, इसके अनुसार मैं इस री की जगह ये री रिप्लेस करता हूं। उच्चारण करो, बोल के देखो एक बार, बोलो करीशी। क्या हो गया, करी से उच्चारण ही बदल गया, शब्द का स्वरूप ही बदल गया। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो क्या री और री समान है, री और री की ध्वनि एक ही आती है, कह सकते हैं ना। री का अलग अस्तित्व है महाराज,
और री को तो महर्षि पाणिनि ने मूल स्वरूप में गिना है। ए ई उण रील री के दूसरे ही प्रत्याहार के दूसरे ही माहेश्वर सूत्र में ये आता है। और यदि री को स्वर नहीं माने तो ए या आ प्लस री के मेल से जो अर बनकर के जितने भी गुण संधि के उदाहरण बनते हैं वो तो भाषा के प्रचलन से बाहर हो जाएंगे। राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, उत्तमर्ण, परमर्थ, कृष्णर्धि, सामरचा, कण्वर्षि, पुरुषर्षभ, हेमंत ऋतु, ठीक है, ये जितने भी उदाहरण हैं कि तो शब्द भाषा से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो यौगिक शब्द है। ए आ प्लस री के मेल से अर बना है, ठीक है। तो यहां तो जब री ही नहीं रहेगा तो अर कहां से आएगा, इसलिए री स्वर होता है और संख्या 11 ही होती है। किसी मत मतांतर में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप हेडिंग डालिए स्वर, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचेगा नहीं इस कक्षा का, तो एक बार मैं ये थोड़ी सी परिभाषा लिखवाते लिखवाते आगे बढ़ते हैं। आप हेडिंग डालिए स्वर, परिभाषा लिखिए आराम आराम से, सुंदर सुंदर लिखिए। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख में अवरोध के साथ बाहर निकलती है। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख में रुकावट के, मुख में बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, मुख में बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, अथवा देखिए, अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में, अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर कहलाते हैं। अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, संख्या 11, संख्या 11 लिख लीजिए, 11 के 11। ए आ ई उ री ए आई ओ औ। ए आ ई उ री ए आई ओ औ। लिख लिए। अब अपन आगे पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, आज पहली कक्षा है, आप भी धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे, तो अपन इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, और अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, और वो स्वरों का वर्गीकरण बहुत विस्तार के साथ अपन पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर भी पढ़ेंगे, जितना हमें आवश्यक है उतना, जितना हमें आवश्यक है उतना। उत्पत्ति के आधार पर भी पढ़ेंगे, उच्चारण काल के आधार पर भी पढ़ेंगे, भाई बोलने में समय कितना लगता है, और नासिका के उपयोग के आधार पर भी पढ़ेंगे। ये सब चीजें अगली कक्षा में एक साथ अपन पढ़ेंगे, वरना ताकि क्रमभंग भी ना हो। तो मैं पुनः आपको जाते जाते यही कहूंगा, जो याद करने वाली चीजें हैं वो अपने स्तर पे तैयार करते रहिए। पाठ्यक्रम हम पूरा करवाएंगे यहीं से, उसी फील्ड के साथ जो आप लाइव कक्षा के अंदर लेते हैं, सामने बैठ करके लेते हैं। ठीक है, क्योंकि शरीरम मध्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। इस विकट स्थिति में, इस अदृश्य राक्षस के सामने पूरा विश्व नत हो गया है, पूरा विश्व हथियार डाल चुका है। तो हमें जीवटता रखते हुए, मध्यम मार्ग अपनाते हुए या उचित मार्ग का अनुसरण करते हुए विजयी तो होना है, निसंदेह है, रुक तो नहीं सकते। ठीक है, इसलिए घर बैठ करके बहुत आसानी से, बहुत आराम से पढ़िए। ठीक है, पुनः आप सबको शुभकामनाएं, मैं विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।